जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं यूपीएससी के लिए वीकली करंट अफेयर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं 7 सितंबर से 14 सितंबर के बीच हुए उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में। एनालिसिस करेंगे उन इवेंट्स को जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल। लगभग पिछले 3 से 4 महीनों से हम वीकली करंट अफेयर्स को फोकस कर रहे हैं, जो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये फाइंड आउट कीजिएगा कि किस तरह से एक क्वालिटी कंटेंट कल्पाक्ष आईएएस आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लाया। क्योंकि करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण रोल लगभग हर एग्जामिनेशन में करता है और यूपीएससी में तो इसका रोल थोड़ा बढ़कर ही है। और यूपीएससी के लिए लगभग थाउजेंड्स ऑफ सोर्स आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे। इतने मैक्सिमम कंटेंट में क्वालिटी कंटेंट फाइंड आउट करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है और उसी को आसान कल्पाक्ष आईएएस ने आप लोगों के लिए क्या है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में। आज नहीं, मतलब इस वीक के महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, हम आपके एस्पिरेशंस को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के पहले न्यूज की। वो पहली ही बार में हमें शायद छोले कुलचे दिखे। छोले कुलचे शायद पंजाब की एक पॉपुलर डिश, जहां पर पंजाब में बहुत ज्यादा, पंजाब दिल्ली वाले रीजन में बड़ी बहुलता मात्रा में खाया जाने वाला यह प्रोडक्ट है और ये वर्तमान में न्यूज में है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो छोले कुलचों को अपने जीआई टैग के लिए आगे बढ़ाया है। मतलब छोले कुलचे को वो जीआई टैग दिलवाना चाहती है और जो भारत का जीआई मैप है, ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मैप, वहां पर उसको इंक्लूड करना चाहती है। अब ये जीआई टैग इसी समय लगातार दूसरी बार न्यूज में गए। इससे पहले जब हमने बात की थी तो आपने याद हुआ एक बहुत ही फेमस फुटवेयर कंपनी, आई थिंक प्राडा ने कोल्हापुरी जो चप्पल थे, जो कोल्हापुर के जीआई टैग है महाराष्ट्र में, उनको कॉपी करके थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में उसे बेचना शुरू किया था। तब भी जीआई टैग का वायलेशन जो है वो न्यूज में आया था। अब अगेन फिर से जीआई टैग अगर न्यूज में है तो शायद उम्मीद हम लोग बनाते हैं कि क्वेश्चन बनने की संभावनाएं यहां से बनती है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि पहले भी आप इसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। विथ रेफरेंस टू द जीआई टैग considered the following statement. First, GI tag are issued per the Geographical Indicator of Goods Registration and Protection Act 1999. Second option A, Maharashtra is the leading GI state with the maximum tag product. India does not have GI tagged natural product. How many of above statement given are correct? Only one, only two, all three, या none. हिंदी में क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, तब तक जिन लोगों ने ये न्यूज कवर कर ली वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। खबर को सुनिए। जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, महाराष्ट्र सबसे अधिक जीआई टैग वाले उत्पादों वाला अग्रणी राज्य है। भारत में जीआई टैग वाले प्राकृतिक उत्पाद नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। मैं लगभग 30 सेकेंड का समय आप लोगों को देता हूं। इसका आंसर अगर आप चैनल पर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगा कि किस तरह के आंसर हमें लगाने हैं। शायद कमेंट में आपके आंसर्स, भले आप बाद में वीडियो देख रहे हैं परंतु साथ साथ इसे इस तरह से प्रैक्टिस करें कि हम लोग लाइव ही हैं। ठीक है, एनालिसिस हम साथ साथ करते चले कि हम क्या सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वो बता देता हूं दोस्त। सो क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो पंजाब फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द अमृतसर कुलचा, द बिलोव्ड तंदूरी ब्रेड ऑफ द होली सिटी। A GI tag is a label given to product that have a unique quality, reputation or characteristic due to their specific geographical origin. मतलब वो प्रोडक्ट जिसके पास एक स्पेशल यूनिक क्वालिटी है अपनी कैरेक्टरिस्टिक से, जो किसी एक रीजन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, भले वो ओरिजिन में किसी रीजन से जाना जाता हो, टाउन से जाना जाता हो, कंट्री से जाना जाता हो, उसे आप इस चीज में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है द GI tag identify goods originating from a specific location and having a distinct nature quality characteristics linked
टू दैट लोकेशन। ऐसा जीआई टैग क्या करता है, तो वैसे सामानों को इंडिकेट करता है जिसमें कुछ स्पेशलिटी है, क्वालिटी है, वो नेचर से बिलोंग करता है, वो किसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक से जो किसी लोकेशन से निर्भर है। ठीक है, तो जीआई टैग आर इश्यूज फॉर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जीआई एक्ट। इसके आधार पर अगर देखेंगे बच्चा तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात करें, सो इंडिया इज होम टू 605 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट अक्रॉस द कैटेगरीज व्हिच इंक्लूड 343 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, 197 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, 18 मैन्युफैक्चर गुड्स, 45 फूड प्रोडक्ट्स एंड 3 नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसलिए वो स्टेटमेंट जो कहता है कि इसके अंदर नेचुरल गुड शामिल नहीं है वो गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया भैया, गलत हो गया। आगे अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश इज अ लीडिंग जीआई स्टेट, उत्तर प्रदेश क्या है, लीडिंग जीआई स्टेट है, 74 जीआई टैग प्रोडक्ट वहां पर है। तमिलनाडु जो है वो सेकंड पोजीशन पे है 69 के आधार पे। और अगर बात की जाए तो इस आधार पर आपका वो स्टेटमेंट जो ये कहता है कि महाराष्ट्र लीडिंग है वो भी गलत हो गया। तो भैया 3 स्टेटमेंट आपको दिए थे, 3 में से एक अकेला सही है, 2 गलत है। इस आधार पर आपका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा दैट ओनली 1 इज करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जिन लोगों का ऑप्शन ए लगाया है उनका ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को एनालिसिस करते हैं। और अगली न्यूज जो है वो आपकी वो बन के आई मणिपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 27 महीने का जो वायलेंस चल रहा था उस वायलेंस के बाद में मणिपुर विजिट करने गए। काफी सिग्निफिकेंट है गाइस, क्योंकि एक भारत का ऐसा राज्य जो कम्युनिटी क्लेशेस में बिगड़ गया। आतंकवाद वगैरह होता तो सेना भेज दी जाती, सेना से उससे निपट लिया जाता, परंतु ये कम्युनिटी क्लेश काफी बड़ी समस्या होती। सो वर्तमान में मणिपुर जो है वो न्यूज में है। ये अल जजीरा से उन्होंने पोस्ट किया, इंडियाज मोदी विजिट्स मणिपुर स्टेट 2 ईयर आफ्टर एथनिक क्लेशेस। जो एथनिक क्लेश हुए उसके बाद में जो वहां मैती मेजोरिटी जो और वहां की जो कुकी कम्युनिटी है इन दोनों के बीच में देखने को मिले। अब यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गाइस, आप आंसर करने की कोशिश पुरजोर कीजिएगा। चलिए सवाल आप लोगों के लिए पढ़ते हैं गाइस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the last 27 months, this state has witnessed prolonged period of the violence and displacement, a collapse of law and order, the strengthening of armed groups, a Lok Sabha election and imposition of president rule. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द स्टेट पर्पस इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार फेसेस द चैलेंजेस ऑफ अनरेगुलेटेड इलीगल इमिग्रेशन। टू अबव मेंशन स्टेटमेंट रिफर्स टू, ये ऊपर दिए गए 2 स्टेटमेंट किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि न्यूज हमने पढ़ी है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अब की बार तो बिना कमेंट किए मत जाना, अपने जमीर को थोड़ा तो जगाओ भैया कि नहीं कमेंट तो करना ही है। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि बस आए हैं बैठने देखने, कमेंट थोड़ा सा करते रहिए, इसका कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा। तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं हिंदी में इसे पढ़ देता हूं। पिछले 27 महीनों में इस राज्य में लंबे समय तक हिंसा और विस्थापन, कानून व्यवस्था की गिरावट, सशस्त्र समूह की मजबूती, लोकसभा चुनाव और राष्ट्रपति शासन लागू होने का दौर देखा गया। म्यांमार के साथ ये राज्य अपना छिद्रपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा, अनियंत्रित अवैध आप्रव्रजन की चुनौती का सामना कर रही है। उपयुक्त स्टेटमेंट किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, हमारी हिली स्टेट मणिपुर के बारे में। फिर भी स्टिल आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा रेफरेंस क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो मणिपुर गए हुए हैं। ठीक है, वहां पर कुकीज जो कम्युनिटी और इनके बीच मैती के बीच में जो एथनिक क्लेश पिछले 27 महीनों से चल रहा है। मणिपुर विटनेस काइंड ऑफ सारा चीज उसने देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, सशस्त्र बलों का डेवलपमेंट है वो देखा, प्रेसिडेंट रूल देखा, लोकसभा इलेक्शन देखे, ये सारी चीजें वहां देखने को मिली है। और ये मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार के साथ कंसर्न्स भी इसके साथ में कि यहां से कई बड़ी इंसर्जेंसी भी हम लोगों ने देखी। इस आधार पर अगर देखें भैया तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, मतलब मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। हाँ, उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जो है वो करेक्ट लगाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं जहां से हमें सवाल बनने की संभावनाएं लगती है। गाइस अगर अभी तक आप साथ में हैं वीडियो के तो निश्चित आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर बड़े सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस है तो मेरी बात को यकीन मानिए, करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके एग्जामिनेशन का, इसको आप लाइटली मत लीजिए।
कई बार हम नोट्स को लेकर अलग अलग चीजों को लेकर सोचते हैं, परंतु अगर आप रेगुलर इसको पढ़ रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो यकीन मानिए करंट अफेयर सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाने वाला है, क्योंकि क्वालिटी आप समझ सकते हैं किस तरह का कंटेंट कल्पाक्ष आप लोगों के लिए लेकर आया। चलिए बिना देरी की अगली न्यूज को देखते हैं। रिसेंटली ऑपरेशन पोलो का एक एनिवर्सरी जो है वो हमने सेलिब्रेट किया। ऑपरेशन पोलो न्यूज में था अभी रिसेंटली, क्योंकि 77 ईयर जो है इसके कंप्लीट हो गए। चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आज से 77 ईयर्स पहले हैदराबाद को भारत में शामिल करने के। आप सब जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान के और भारत के बीच में, तो हैदराबाद जो भारत के दिल में स्थित था, उसका मानना था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। अब इस वाली कंडीशन में हैदराबाद को समझाना जरूरी था, और उस निजाम के खिलाफ, उस निजाम शाही के खिलाफ एक ऑपरेशन भारत द्वारा चलाया गया, नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। अब 77 ईयर्स हुए हैं गाइस, तो यहां से सवाल पूछना आवश्यक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने सिंपल रखा है। With reference to Operation Polo, consider the following statement. It was a military operation launched by India to annex the state of Goa. It was led by General J.N. Chaudhary. ऑपरेशन पोलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोवा राज्य पर कब्जा करने के लिए भारत द्वारा शुरू किया सैन्य अभियान था। इसका नेतृत्व जनरल एन चौधरी ने किया था। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? केवल एक, केवल वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू ओनली, या नाइदर वन एंड टू। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर न तो एक सही है न दो सही है। दोनों में से करेक्ट ऑप्शन आप लगाइए। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम आप लोगों के लिए कर देगा, इस तो सुनिएगा। September 13 marked the 77th anniversary of Operation Polo, the military operation launched by newly independent India to annex the state of Hyderabad। तो भैया गोवा का इससे कोई लेना देना नहीं। Led by the General J.N. Chaudhary, Operation Polo lasted less than 4 days and brought the heels of Nizam to the wind, result in the decision to not accede to India। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अब अमंग जो 500 ओड प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया थी, उसमें से हैदराबाद भी एक था, जो लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, और अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन पीपल यहाँ रहते थे, जो 3 सेपरेट लिंग्विस्टिक ग्रुप के थे, जिसमें तेलुगु भी थे, कन्नड़ भी थे, मराठी भी थे, और इनमें से मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की थी, पर इसका बादशाह जो है वो मुस्लिम था, और वो हेरिडेटरी टाइटल निजाम का रखता था गाइस। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए किस बारे में? इस क्वेश्चन से बारे में। तो क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? द ओनली, टू ओनली, द सेकंड, इट वाज लीड बाय जनरल जे.एन. चौधरी। ये काय के लिए किया गया था? हैदराबाद के लिए। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया, रेफरेंस आपको समझ में आया, हिस्ट्री से पूछा गया, परंतु पूछा काय को गया? क्योंकि करंट अफेयर में है, एक एनिवर्सरी इसने सेलिब्रेट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं कि कौन सी ऐसी न्यूज है जहां से सवाल बनने की संभावना है। तो न्यूज गाइस आपके सीबीएसई जो सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके द्वारा लॉन्च किए गए, उसके द्वारा जारी किए गए एक नोटिस है। हमने जब आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की, तो हम लोग एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड हमने बनाया जिसका नाम है आधार। पर कई बार आधार के फेलियर के कारण एक और आईडी न्यूज में रहता है, जिस आईडी का नाम है अपार आईडी। ये स्कूल को अलग अलग तरह से क्या है दिया जाता है, उनके कैंडिडेचर के आधार पर कि किस तरह से स्कूल्स को हम आइडेंटिफाई जो है वो कर पाए। तो इस अपार आईडी का नाम शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। इसको लेकर सीबीएसई ने वर्तमान में एक नोटिस जो है जारी किया, जिस कारण से न्यूज में रहा। अब अपार आईडी से संबंधित एक सवाल आप लोगों के लिए है गाइस। ये बहुत सारी आईडिया है भैया। एक ट्रिपल एसएम आईडी का नाम आपने सुना होगा, समग्र आईडी का नाम, फैमिली आईडी, ये कुछ नाम है, कॉमनली यूज किए जाते हैं हम रूरल या अर्बन एरियाज में। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि समग्र आईडी क्या है, ट्रिपल एसएम आईडी, फैमिली आईडी, इंडिविजुअल आईडी क्या है, और अपार आईडी क्या है। तो सुनिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइस। विथ रेफरेंस टू अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि इनके लिए जारी किया जाता है स्कूल के आईडीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The APAR ID simplifies the process of credit recognition and transfer right from the school level. It empowers students to accumulate and store their academic accomplishment. It is a 10-digit identifier for students in India. How many of our statements given above are correct?
ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन। हिंदी में हम आपके लिए पढ़ते हैं, अगर आपको इसका आइडिया है तो आंसर लगाइएगा। अपार आईडी स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री आईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपार आईडी स्कूल स्तर से ही क्रेडिट मान्यता और स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। यह छात्रों को अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों को संचित और संग्रहित करने का अधिकार देती है। यह भारत में छात्रों के लिए 10 अंकों का पहचान करता है। इनमें से दिए गए कौन से ऑप्शन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई भी नहीं। शायद आपको अगर इस बारे में आइडिया है तो आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो हम आपके इसके लिए सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर देते हैं। सुनिए। सो एमिट अमाउंटिंग कंप्लेंट फ्रॉम द स्कूल ओवर द मिसमैचिंग आधार डेटा पोटेंशियल कांस्टेंट इशू technical glitch, the Center Board of Secondary Education has decided to ease the mandatory requirement of APAR, Automated Permanent Academic Account Registry for the board exam candidate. अब अपार का मतलब क्या है सुनिएगा। अपार empowers student to accumulate and store their academic accomplishment, facilitating seamless transition between institutions. जो लोग एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं और उनका जो डेटा मिस आउट हो जाता है, उनको बचाने के लिए ये अपार एक आईडी है। इसलिए पहला जो सेकंड स्टेटमेंट जो इसके बारे में डेफिनेशन देता है वो करेक्ट है गाइस। आगे सुनिए। The APAR ID simplifies the process of credit recognition and transfer right from the school level. इस आधार पर आपका पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट गाइस जो ये कहता है कि ये 10 डिजिट का है, तो सुनिए। अपार आइडिया यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफाई स्टूडेंट, ये 12 डिजिट का एक है, इस जो नेशनल एजुकेशन 2020 के अंदर लिया गया है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, इसलिए बी इज द ओनली करेक्ट। ओनली 2 ऑप्शन आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा कि किस तरह से आपके लिए ये क्वेश्चन न्यूज में है, क्योंकि यूपीएससी ने डिजिटल सिग्नेचर पे भी क्वेश्चन पूछा है, जो आपका जनरल कॉमन है, जो किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है भाई, पर सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूज में होते हैं, वो ट्रेंड में होते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर का मतलब वो नहीं जो न्यूज में है, जो ट्रेंडिंग है। करंट अफेयर का मतलब वो भी होता है जो समाज में है, जो समाज का हिस्सा बन चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पिछली बार भी हमने एग्जामिनेशन में देखे। अगली न्यूज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, एंड दैट इज फ्रॉम दी कोटि तीर्थ। कोटि तीर्थ लगभग कई जगहों पर हम लोगों ने देखा है, ये तो सिंपल एक माना जाता है। हम उज्जैन में भी कोटि तीर्थ को हमारे यहाँ भी है, पर एक स्टेट जो है उसने अपने डेवलपमेंट के लिए ठीक है एक नया दीवर टेम्पल जो है उसका पोर्टुगीज द्वारा जो डिस्ट्रॉय किया गया तो उसके लिए बनाने का काम किया। तो सुना, कोटि तीर्थ कॉरिडोर एट दीवर आइलैंड फॉर टेम्पल डिस्ट्रॉय बाय पोर्टुगीज। सो जो गोवा स्टेट है गाइस, तो गोवा के जो सीएम है, उन सीएम ने ये अनाउंस किया है कि जो 450 साल पहले जो पोर्टुगीज रिजीम आई थी और जिसने दीवर एरिया में जो कोटि तीर्थ एरिया उसको जो डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहां पर फिर से एक पूरा के पूरा लोक जो है एक कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाएगा। बड़ा फेमस है काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, हर जगह कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो वैसे ही एक कोटि तीर्थ कॉरिडोर गोवा में बनाने की बात है। मतलब अब गोवा सिर्फ हनीमून के लिए नहीं, टूरिज्म के लिए भी फेमस होने वाला है। यहां से एक क्वेश्चन, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइस। द डेवलपमेंट ऑफ कोटि तीर्थ कॉरिडोर हैज बीन अप्रूव्ड रिसेंटली। इट विल कंस्ट्रक्टेड एट रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारका, दीवर आइलैंड, गोवा। हाल ही में कोटि तीर्थ कॉरिडोर को विकास की दी गई मंजूरी कहां पर है? रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारका और दीवर द्वीप, गोवा। अगर आपने न्यूज नहीं पढ़ी है तो आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप गोवा का आंसर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गोवा के दिमाग में हमारे लिए इमेज कुछ अलग बनी हुई है। सो पहली बार ऐसा कुछ यूनिक पार्ट है, इसीलिए क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा है गलत होने की संभावनाएं 90%। इसलिए यहां से सवाल पूछ, और ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे हैं जो लगते इजी हैं परंतु वो इजी होते नहीं है। तो दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने समझ ही चुके हैं, और अगर आप चाहे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा, पहले तो यह है कि गोवा के चीफ मिनिस्टर जो प्रमोद सावंत है, उन्होंने कैबिनेट में एक अप्रूवल ग्रांट किया है, जो वहां का सप्त कोटवेश्वर टेम्पल था, वहां पर दीवर आइलैंड में एक अलग से जो कोटि तीर्थ है उसको कॉरिडोर बनाने के लिए। समझिए, according to historical record, the site of the Kotweshwar temple at Narao in Divar exists during the Kadamba dynasty, जो 10 to 14 century तक था। The rock cut tank of the temple was Koti Tirth
and the temple was destroyed during the Bahmani rule and it was subsequently rebuilt in 1391 by a minister in the Vijayanagar kingdom. The Portuguese destroyed the temple in 16th century and the deity idol was shifted across the river of Bicholim where the Shivaji established a new temple in 1668. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस आधार पर? तो ये बेसिकली सिस्टम आपका है कि ये कहाँ है, गोवा में है और ये इसकी हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। जो न्यूज आपकी आती है, हाउ जियो टैगिंग ऑफ बिल्डिंग विल वर्क ड्यूरिंग सेंसस। वर्तमान में 2027 में सेंसस होना है, जनगणना होनी है, होनी तो 21 में चाहिए थी पर कोविड के कारण, कोविड के बाद आई डिफिकल्टीज के कारण, फिर 2026 की आपके डेडलाइन के कारण ये डिले हो गया। अब 2027 में जनगणना होने वाली और इस समय डिसाइड किया गया है कि हर घर की जियो टैगिंग की जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो अराइज होगा कि किस तरह से जियो टैगिंग वो बिल्डिंग जो है वो काम करेगी सेंसस में। अब यहां से क्वेश्चन जनरली आप लोगों के लिए है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, longitudes are horizontal line that indicates the north south distance of place from the equator. Latitude are vertical north south lines that determine the east west distance of a place from a prime meridian. Any location can be described by the point have a specific latitude and longitude intersect. How many of above statement are correct? Complete geography का क्वेश्चन यहां से बना है कि एक, केवल दो, all three या none। अब ये तो आप आंसर कीजिएगा भैया, यहां हमें आप डिमोटिवेट मत कीजिएगा, निराश मत कीजिएगा, उत्तर देने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशांतर क्षैतिज रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की उत्तर दक्षिण दूरी को दर्शाती है। अक्षांश ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण रेखाएं हैं जो प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी स्थान की पूर्व पश्चिम दूरी को निर्धारित करती है। किसी स्थान का वर्णन उस बिंदु से किया जा सकता है कि वहां एक विशिष्ट अक्षांश और देशांतर प्रतिच्छेद करते हैं। ऊपर दिए गए कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। अब आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्योंकि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास में या सिलेबस में कवर नहीं किया तब भी आप इसे आंसर करने की हिम्मत रखते हैं गाइस, क्योंकि बचपन से अक्षांश, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर आप पढ़ते आए हैं और ये ज्योग्राफी का सबसे बेसिक पार्ट है। उम्मीद आपसे यही है कि आप कमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं है, वीडियो आप तक रिकॉर्डेड पहुंचेगा, तो शायद ये समय सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके लिए कर देता हूं। मैं अगली न्यूज पे चला गया। चलो सुनिए। Latitude and longitude are imaginary lines that are used to determine the location of place on globe. Latitude ये parallels है, are horizontal line that indicate the north-south distance of a place from equator, longitude. ठीक है, और vertical north-south lines that determine the east-west distance of a place from the prime meridian which pass through the Greenwich UK. Hence statement 1 and 2 are not correct क्योंकि उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। So together the lines are latitude longitude जो कहाँ पे एक हो रही है, ग्रिड बना रही है, वो सबसे अच्छी जगह होती है किसी को लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कि ओनली वन इज करेक्ट। गाइस सिंपल करना है आपके लिए फैक्ट्स, क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा है आपने उतना ध्यान से समझ के नहीं पढ़ा, इस कारण से क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बड़ी हो जाती है। तो आपके लिए फैक्ट्स को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, आपको आधा अधूरा ज्ञान होता है और उस कारण से हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा सवाल आप लोगों के लिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो निकालते हैं। अभी वर्तमान में ज्ञान भारत मंडपम जो था वहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे चेयर किया और वो था आपका ज्ञान भारतम मिशन को लेकर, जिसमें मनुस्क्रिप्ट्स जो है, हेरिटेज जितनी भी, उन सब को क्या किया जा रहा है, वापस से लाया जा रहा है नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन के तहत और उन्हें डिकोड किया जा रहा है एआई के थ्रू। उनका डिजिटलाइजेशन जो है वो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। मिशन का नाम है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। अब यहां से संबंधित सवाल आप लोग देखिएगा। अच्छा, विथ रेफरेंस टू ऑफ ज्ञान भारतम मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, the mission intend to cover more than 1 crore manuscripts. It is part of Ministry of Culture. It replaced the existing national manuscript mission. How many of a statement is correct? Only one, only two, all three या none? ठीक है, तो अब ये तो लगाइए आंसर में। चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं भैया। ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करना है।
यह संस्कृति मंत्रालय का हिस्सा है। यह मौजूदा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का स्थान लेता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं? तो आप लोगों का जिसका नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा हम इलोबरेट आपके लिए कर देते हैं। सो विद दी 400 करोड़ ज्ञान भारतम मिशन प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो भारत का मनुस्क्रिप्ट है उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा। अब इससे सम्मति समझिए। लॉन्च इज द ज्ञान भारतम मिशन, इट इंटेंड टू कवर मोर देन 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट ऑफिशियल सेस। तो पहला स्टेटमेंट यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वही दूसरा है द प्रोजेक्ट विल बी हेडक्वार्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। और ज्ञान भारतम मिशन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन विच वाज लॉन्च्ड इन 2023, तो इस आधार पर तीसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था आपका मनुस्क्रिप्ट से संबंधित क्वेश्चन जो वर्तमान में न्यूज में था। एक क्वेश्चन गाइस, यहां तक आपको सेशन कैसा लगा आप समझाए बताइएगा। क्या इतनी क्वालिटी हम दे पा रहे हैं जो हम आपको कमेंट करना चाह रहे हैं? आपके रिव्यू जरूर डालिएगा। अगला एक न्यूज आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये आपका साउथ से, सुनिएगा। एमिड राइजिंग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट केरला, कैबिनेट प्रपोज की चेंजेस टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जिस तरह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, केरल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ चेंज जो है वो प्रपोज किए हैं। अब सुनिए किस आधार पर सारी कहानी और क्या चीजें हैं। तो एक सवाल आप लोगों के लिए इस पार्ट से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो आपने शायद पढ़ा हो। शेड्यूल 1 लिस्ट स्पीसीज रिक्वायरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ड्यू टू द एंडेंजर्ड स्टेट। सेकंड है शेड्यूल 2 लिस्ट एनिमल दैट डू नॉट नीड प्रोटेक्शन एंड कैन बी हॉन्टेड। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज क्लियर? ओनली करेक्ट, सॉरी, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 and 2। अब इसका आंसर आप कीजिएगा। हिंदी में हम पढ़ देते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूची 1 में उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें उनकी संकटग्रस्त स्थिति के कारण उच्चतम स्तर के संरक्षण की आवश्यकता है। अनुसूची 2 में उन जानवरों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं परंतु और उनका जिनका शिकार किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या न तो एक न दो, है ना? अब आंसर आप लगाइए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं भैया, सुनिए। सो प्रॉम्प्ट ओवर किलिंग ऑफ एन एनिमल रिस्पॉन्सिबल इन द केस अटैक, वो आपका पूरा इसमें न्यूज जो है वो दे रखा है। अब इसको समझिएगा किस तरह से इसे कहा गया। तो टू एड्रेस द बेनेट मॉस्क्यू थ्रेट, द बिल प्रपोज टू रिमूव द एनिमल फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. Until then, the chief wildlife warden could order capturing and relocating of monkeys causing mayhem in human habitat. Schedule 1 list requiring the highest level of protection due to their endangered state, and it was in 2022 that macaque monkey are moved to the schedule 2. तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट हो जाता है। यहीं से अगर आप चीजें निकाल के लाएं तो समझिएगा कि on the other hand, schedule 2 list animal that need lower protection that the schedule 1 but cannot be hunted, तो इसलिए क्या हो जाएगा? not hunted। so इसलिए पहला क्या, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल एक स्टेटमेंट इसमें से क्या है आपका करेक्ट है, दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से ही न्यूज जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो सुनिएगा। टू रिवाइव टाइगर इन सह्याद्री रेंज, Center clears translocation from Tadoba Pench to the northern western Ghats। ये एक न्यूज जो है आपकी आई है जो वापस से वाइल्ड लाइफ से है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। तो क्वेश्चन आपके लिए है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट? निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तरी पश्चिमी घाट में स्थित है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और पलमाऊ टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा आपका टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्टर्न घाट में है? सह्याद्री, मेलघाट, पेंच और पलामू। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि शायद ये तो आपने कवर कर ही रखा है। सो रिसेंटली क्यों न्यूज में है वो समझ लीजिए कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कैप्चर ऑफ 8 टाइगर्स फ्रॉम द तादोबा, अंधेरी एंड द पेंच रिजर्व्स टू द ट्रांसलोकेशन टू द सह्याद्री रिजर्व्स, जो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में स्टेट।
तो यहीं से चीजें बन जाती है कि सह्याद्री कौन से एरिया में सिचुएटेड है, आपका लोकेशन वेस्टर्न घाट में। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वो क्वेश्चंस थे गाइस जहां से हमें लगता था कि क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। ओपिनियन अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। कल्पाक्ष डेली करंट अफेयर सीरीज सुबह चला रहा है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक वीडियो आप तक पहुंच जाता है। आप उसे कवर कीजिए आपके रेगुलर डेटा के लिए। ये कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हमको स्पेसिफिक लगती है, उसके लिए हम वीकली आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं। हम मेंस का क्वेश्चन भी डेली करंट अफेयर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको आप कवर कीजिए। कल्पाक्ष के साथ बने रहिए, दोस्तों तक कल्पाक्ष को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।